नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। अतीक हत्याकांड की जांच में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लिहाजा आज भी हम अतीक से जुड़े मुद्दों पर सवाल करेंगे। पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या को पूरी दुनिया ने देखा। कैमरे पर हुई इस हत्या के 3 किरदारों की भी पहचान हो गई, लेकिन घटनास्थल पर इन कैमरों की निगाहों से दूर भी कोई था जिसने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा। वो शख्स अभी भी पुलिस और जांच एजेंसियों से दूर है और पुलिस का मानना है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच में वो शख्स कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मददगार हो सकता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल है, अतीक हत्याकांड में चौथा कातिल कौन? पुलिस को वो चौथा व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में दिख गया और अब पुलिस उसकी पहचान करके उसको दबोचने की कोशिश में जुट गई है। दुनिया ने देखा कैमरे के सामने अतीक का कत्ल। 3 कातिलों ने गोली मार की अतीक की हत्या। क्या हत्या के किरदारों का मौजूद था मददगार? सीसीटीवी से खुलासा, पहले इशारा फिर मारा। पंद्रह अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के कंपाउंड में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। घटना के वक्त मौजूद टीवी चैनलों के कैमरों में वारदात के वक्त का बारीक से बारीक पहलू कैद हो चुका है। तीनों शूटर्स ने किस तरह से अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाईं, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। शूटिंग के दौरान की इन तस्वीरों में मौजूद हर किरदार की पहचान हो चुकी है, लेकिन अगर किसी की अब तक नहीं पहचान हो सकी है तो वो है एक ऐसा रहस्यमयी शख्स जो घटनास्थल पर तो मौजूद था लेकिन कैमरों की निगाहों से दूर था। उस संदिग्ध व्यक्ति की मौके पर मौजूदगी के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां पर उसकी मौजूदगी को नोटिस किया गया था और वो नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि खुद अतीक अहमद ने महसूस की थी। अतीक ने कैसे वहां किसी और को देखा था उसे दिखाने के पहले हमें शूट आउट की घटना से चंद मिनट पहले चलना होगा। जब अतीक और अशरफ पुलिस की जीप से अस्पताल परिसर पहुंचते हैं तो जीप से सबसे पहले अशरफ उतरता है। इस दौरान दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी में बंधे हुए हैं। अशरफ के बाद अतीक उतरता दिखता है। अतीक जीप के फुट रेस्ट पर खड़ा होता है और उसे एक सिपाही सहारा दे रहा होता है। तभी अतीक अपना सिर ऊपर उठाता है। उसे जीप से कुछ दूरी पर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद वो अचानक अपना सिर एक इशारे के तौर पर हिलाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। सवाल ये है कि अतीक किसकी ओर इशारा कर रहा था? वहां कौन शख्स मौजूद था जो घटना के बाद गायब हो गया? क्या अतीक उसे पहचानता था? अगर वो अतीक का सहयोगी था तो वो भागा क्यों? क्या वो संदिग्ध शूटर्स का साथी था जिसे अतीक जानता था? वो संदिग्ध शख्स इस अतीक हत्याकांड की अहम कड़ी साबित हो सकता है। लिहाजा यूपी पुलिस की तफ्तीश उस वीडियो पर आकर टिक गई है और पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि अतीक हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी में वो संदिग्ध शख्स नजर आ गया है और अब उसकी पहचान कर उसे दबोचने की कोशिश की जा रही है। अतीक ने अपनी हत्या से पहले पुलिस जिप्सी से उतरते हुए आखिर किसे इशारा किया? क्या वो अपने किसी करीबी को बुला रहा था? किसी शूटर को बुला रहा था? क्या शाइस्ता वहां मौजूद थी? क्या अतीक किसी वकील को बुला रहा था? आखिर उसने किसको इशारा किया था? अतीक का वो इशारा अब एसआईटी के गले की फांस बन चुका है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे तमाम लोगों की पहचान करने में जुटी है क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों में कोई तो ऐसा जरूर होगा जिससे अतीक के इशारे का कोडवर्ड पता होगा। ऐसे में पुलिस अब अतीक हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए कोडवर्ड को डिकोड करने में जुटी है।
प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। अतीक अहमद ने जुर्म की बुनियाद पर अकूत संपत्ति इकट्ठा की थी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जमा की गई संपत्ति को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए अतीक और शाइस्ता ने ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करने के लिए एक और गैर कानूनी कारोबार की मदद ली थी। दोनों ने हवाला का सहारा लेते हुए कई बार काले धन को सफेद किया था। ऐसे में हमारा दूसरा अहम सवाल है, हवाला कांड से क्यों जुड़ रहे हैं शाइस्ता के तार? गुड न्यूज टुडे को अतीक और शाइस्ता के काले कारोबार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। उमेश पाल की हत्या के कुछ ही दिनों पहले शाइस्ता को हवाला के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम पहुंचाई गई थी। जुर्म की बुनियाद पर अतीक अहमद ने बेहिसाब दौलत बनाई थी। जालसाजी, धोखाधड़ी, रंगदारी, हत्या जैसे गुनाहों से जमा की हुई संपत्ति से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसकी सल्तनत में बराबर की साझेदार रही शाइस्ता परवीन ने भी शातिर तरीके से अपराध की काली कमाई से इकट्ठा की गई अकूत दौलत को सहेजने में अपनी भूमिका निभाई थी। अतीक के काले कारोबार से जमा की गई संपत्ति को सफेद करने में अतीक और शाइस्ता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। इसके लिए इन दोनों ने हवाला का सहारा लिया था। हवाला के तहत अतीक और शाइस्ता ने करोड़ों की ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील कर दिया था। अतीक किस तरह से हवाला कांड को अंजाम दे रहा था, इसके बारे में गुड न्यूज टुडे को एक्सक्लूसिव सबूत हाथ लगे हैं। गुड न्यूज टुडे को पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले 13 जनवरी को अतीक और शाइस्ता को हवाला के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। अतीक के हवाला कारोबार का राजदार था उसका वकील खान सौलत हनीफ। हनीफ न केवल अतीक का खास था, बल्कि वो ही अतीक के काले धन को सफेद करने में हवाला ऑपरेटरों के संपर्क में था। खान सौलत हनीफ ने एक हवाला ऑपरेटर को इसी साल 13 जनवरी को 100 का नोट भेजा था। 100 का नोट एक सिग्नल था, जैसा हवाला में किया जाता है। 100 का नोट मिलते ही कई नोटों की गड्डियों की फोटो हवाला ऑपरेटर हनीफ को भेज देता है। इसके बाद खान सौलत हनीफ के पास करोड़ों रुपए पहुंच जाते हैं। सौलत खान डिलीवर हुए पैसों की फोटो जेल में बंद अतीक अहमद को भेजता है और पुष्टि करता है कि हवाला से पैसे आ चुके हैं। इसके बाद हनीफ बैग में पैसे अतीक के करीबी नौकर राकेश को देता था और राकेश वो पैसे सीधा शाइस्ता तक पहुंचा देता था। अतीक और शाइस्ता के हवाला कांड पर अब पुलिस की जांच टिकी है। दरअसल अतीक साबरमती जेल में बंद था, लेकिन एक्सटॉर्शन, वसूली और क्राइम सिंडिकेट का पैसा शाइस्ता के पास तक पहुंचता था। जांच में पता चला है कि अतीक का वकील, जो कि अतीक के गैंग का एक मेंबर भी था, सबसे पहले पैसा उसके पास पहुंचता था। वो पैसा अतीक के नौकर राकेश के पास बैग में भरकर पहुंचाया जाता था और फिर उसके बाद राकेश वो पैसा शाइस्ता परवीन को देता था। अतीक के तमाम पैसों का लेखा जोखा भी शाइस्ता परवीन ही रखा करती थी। सूत्रों के मुताबिक जेल में रहते अतीक अहमद के वसूली और क्राइम सिंडिकेट के आने वाले पैसे सीधे शाइस्ता तक पहुंचते थे। अतीक गैंग के पैसों का सारा हिसाब किताब शाइस्ता ही देखती थी। सौलत हनीफ हवाला से जुड़े कारोबार में शाइस्ता की मदद करता था। अब पुलिस जांच कर रही है कि हवाला के इन पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया था। सबूत ये भी कि उमेश पाल हत्याकांड से तकरीबन 15 दिन पहले हवाला के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए शाइस्ता को पहुंचाए गए थे। दूसरा खुलासा ये है कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटर सीधा शाइस्ता परवीन के पास पहुंचे थे और सभी शूटरों को शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से पैसे दिए थे। हाल ही में उमेश पाल किडनैपिंग केस में सौलत हनीफ को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब पुलिस हनीफ से न केवल उमेश पाल हत्याकांड बल्कि अतीक और शाइस्ता के हवाला कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उसे कल अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज से अरविंद ओझा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अतीक और शाइस्ता को हवाला कारोबार में मदद करता था अतीक का वकील खान सौलत हनीफ।
हनीफ फिलहाल उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन एक समय वो था जब अतीक का भरोसेमंद हुआ करता था और बेहद करीबी था। ये अतीक के जेल में रहने के दौरान हनीफ अतीक की पत्नी शाइस्ता की मदद कर रहा था। और ऐसे में हमारा आज का तीसरा अहम सवाल है कि अतीक के वकील हनीफ से क्या पूछताछ करना चाहती है पुलिस। अतीक का राजदार हनीफ अब पुलिस की रडार पर है और अब पुलिस उसको रिमांड पर लेना चाहती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इस हवाला कांड में सबसे अहम किरदार है अतीक का वो वकील जिसको कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जब वो जेल से बाहर था तो हवाला का सारा पैसा हनीफ ही रिसीव करता था। वो पहले 100 का नोट भेजता था, उसके बाद हवाला ऑपरेटर उसे करोड़ों रुपए देता था। हनीफ करोड़ों रुपए सीधे शाइस्ता तक पहुंचा देता था। अतीक के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता उसके पूरे क्राइम सिंडिकेट को संभाल रही थी। उमेश पाल हत्याकांड की भी वो अहम किरदार है। हत्याकांड में उसकी भागीदारी को देखते हुए यूपी पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा हुआ है, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आ सकी है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है कि शाइस्ता की फरारी यूपी पुलिस के लिए क्यों बनी हुई है एक पहेली। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता असद के जनाजे में आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद जब उसके पति और देवर की हत्या हुई तो अंदाजा लगाया गया कि वो दुनिया के सामने आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। ऐसी कौन सी वजह है कि वो सामने नहीं आ रही है, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है और इस बीच पता चला है, पुलिस को जानकारी मिली है कि कसारी माजारी ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर अतीक अहमद की कब्र है और इस जगह पर शाइस्ता परवीन पहुंच रही है। तो इस बारे में जानकारी जब पुलिस को लगी है तो पुलिस ने इसके आसपास अपने सादी वर्दी में कुछ लोग लोकल इंटेलिजेंस के और कुछ सिविल वर्दी में तैनात कर दिया। हालांकि वो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं कि वो कौन पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि वो हिडन तरीके से हैं और जनता में भी मिक्स हैं। क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन काफ़ी दिनों से फरार है और इस कब्रिस्तान में अपने पति यानी कि अतीक अहमद की कब्र पर आ सकती है और यहाँ पर आकर वो जो है प्रे कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी पुलिस को मिली है और हम इस कब्रिस्तान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस समय कहीं ना कहीं शांति है, क्योंकि और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर से इस पूरे कब्रिस्तान पर पुलिस की पूरी नज़र बनी हुई है, यानी कि पुलिस के खुफिया तंत्र के लोग इस पूरे कब्रिस्तान पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर जैसे ही शाइस्ता परवीन आती है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। उमेश पाल की हत्या की साजिश जेल में रची गई थी। साबरमती जेल में अतीक ने प्लान बनाया, बरेली जेल में बंद अशरफ ने शूटर्स को तैयार किया और अब ये सामने आ रहा है कि इस साजिश में लखनऊ जेल में बंद अतीक का बेटा उमर भी शामिल था। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है, उमेश पाल की हत्या में अतीक के बेटे उमर का क्या था कनेक्शन। उमेश पाल की हत्या के कुछ ही दिनों पहले अतीक का बेटा असद अपने बड़े भाई उमर से मिलने के लिए जेल में गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमर ने ही असद से मुलाकात के बाद प्रयागराज शूटर वाली साजिश को फुल एंड फाइनल किया था। चौबीस फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में हुई उमेश पाल की हत्या के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाना यूपी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हत्याकांड में शामिल किरदारों का चेहरा भी बेनकाब होता जा रहा है। अब तक इस केस के तार गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की बरेली जेल तक जुड़ रहा था, लेकिन अब उमेश पाल की हत्या की खौफनाक साजिश का कनेक्शन लखनऊ की जेल से भी जुड़ता दिख रहा है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का कनेक्शन लखनऊ जेल से इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि ये वही जेल है जहां माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद कैद है। दरअसल उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने रची थी और उस वक्त बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स का चयन किया था, जिसके बाद प्रयागराज में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद ने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी।
लेकिन अब इस केस में अब एक नए किरदार उमर की एंट्री हो गई है, जो लखनऊ जेल में बंद होने के बावजूद सीधे तौर पर इस हत्याकांड में शामिल था। अहमद के बड़े बेटे उमर की भी अब इस पूरे मामलात में सहभागिता सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक असद अहमद हत्याकांड यानी कि उमेश पाल हत्याकांड से एक दिन पहले उमर से जेल में मिलने गया था और उमर को पूरी घटना के बारे में बताया था कि वो किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देगा। बताया जा रहा है कि उमर ने भी इस पूरे मामलात में असद को सलाह दी थी और अब पुलिस इस पड़ताल में लग गई है कि आखिर दोनों के बीच में उस रात जेल में क्या बात हुई थी। अतीक और उसके पूरे परिवार के पांव अपराध की दलदल में इस कदर धंसे हैं कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य चाहकर भी अपराध से खुद को दूर नहीं रख सकता। सूत्र बताते हैं कि अतीक के सभी बेटों में उमर सबसे अलग रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वो पिता की खड़ी की हुई अपराध की काली दुनिया में खुद उतर गया और कारोबारी मोहित जायसवाल की किडनैपिंग के मामले में जेल पहुंच गया। अब उमेश पाल हत्याकांड में उमर का नाम सामने आ रहा है। खबर है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश को अंजाम देने से पहले असद लखनऊ जेल गया था। दरअसल यही लखनऊ की गोसाईगंज जेल में ही उमर बंद है। पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले असद और उमर की मुलाकात हुई थी और उस दौरान दोनों के बीच देर रात तक बात हुई थी। सूत्रों की माने तो उमेश पाल की हत्या से पहले असद ने जेल में उमर को सारी डिटेल बताई थी। यही नहीं, उमेश पाल की हत्या की साजिश को उमर ने ही फुल एंड फाइनल किया था। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद जेल में है। एक व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और उससे रंगदारी मांगने के मामले में लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उसकी धरपकड़ शुरू हुई। वो फरार हुआ पर एक दफा फिर आकर उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब सवाल ये है कि उमर का जो रुतबा रहा है, उमर की जो लाइफस्टाइल रही है, वो शुरुआत से एक अतीक के खानदान के तौर पर रही है। यानी कि वो शुरुआत से फूलपुर जब चुनाव हुआ तब भी वो अतीक के लिए उसने चुनाव प्रचार किया। हालांकि बताया जाता है कि पढ़ाई में उमर अच्छा था, बाकी जितने अतीक के बच्चे हैं उनमें सबसे बेहतर पढ़ाई में उमर था। वो पढ़ाई के लिए उत्तराखंड भी गया था, पर जब अतीक अहमद को जेल हुई और चुनाव सर आया तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर चुनाव प्रचार के लिए आया और उसके एक साल बाद अपहरण की घटना हुई, जिसके बाद उसने सरेंडर किया और तब से अभी तक उमर जेल में है। अतीक एंड फैमिली के लिए जेल के भीतर गुर्गों से मुलाकात करना या फिर किसी की हत्या की साजिश बनाना बेहद आसान था। इस बात की तस्दीक बरेली जेल की ये तस्वीरें भी कर रही हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटर्स ने अतीक के भाई अशरफ से मुलाकात की थी। उमेश पाल हत्याकांड की मिस्ट्री में अब उमर का नाम भी सामने आ रहा है, लिहाजा यूपी पुलिस इस मामले में जल्दी ही उमर से भी पूछताछ कर सकती है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने वाले और उसको अंजाम देने वाले अधिकतर लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हत्या को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हीं में से एक है गुड्डू मुस्लिम। सवाल हमारा अगला और छठा सवाल यही है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने के लिए दिन रात एक किए हुए है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम हालांकि फरार है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, और ये गली है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो घर है वो गुड्डू मुस्लिम का है और यहाँ पर सिक्योरिटी है जो लगी हुई है, क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पज से इसलिए भी रखा गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई अंदेशा होता है तो उसके बारे में जानकारी भी पुलिस को मिल जाए। इसके साथ साथ और पुलिस के पास हर उस चीज की जानकारी रहे, हर वो शख्स की जानकारी रहे जो इस गली में आ रहा है। यहाँ तक जब हम भी इस गली में आए तो हमारा भी पुलिस ने फोटो खींचा, क्योंकि उनका वजह साफ थी। वो ये जानना चाहते हैं कि इस गली में कौन कौन आ रहा है अपरिचित और किस तरीके से, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से नजर रख रही है, क्योंकि एसटीएफ और यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम चूंकि फरार है बहुत टाइम से, और ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी या परिचय वाला उसका कोई मिलने आ सकता है, और यही वजह है कि पुलिस की तैनाती कर दी गई है कि जिससे कि कोई भी संदिग्ध दिखने वाले को तुरंत हिरासत में लेके पूछताछ
की जा सके। अतीक हत्याकांड में स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने जा रही है। इस मामले पर आज यूपी सरकार ने भी अदालत में एक कैवियट दाखिल की है। यूपी सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि उनका पक्ष सुने बिना अदालत कोई फैसला न सुनाए। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, अतीक मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची यूपी सरकार? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्याकांड की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कैवियट दाखिल किया है। कैवियट का मतलब यही होता है कि कोर्ट इस मामले में जो याचिकाएं डाली गई हैं उसमें कोई भी फैसला या निर्णय लेने से पहले सामने वाली पार्टी को जरूर सुने, यानी जिसने कैवियट दाखिल की है उसकी सुनवाई जरूर हो। इस मामले में चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मांग की गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में, उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए कि आखिर मुठभेड़ों के नाम पर कैसे इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।